जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आज की क्लास में। आज हम क्लास करने वाले हैं चैप्टर 24 पॉलिटिकल साइंस एनआईएस, ठीक है, ग्रेड 12th का। ठीक है, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो गुड गवर्नेंस का है। ठीक है, सुशासन, सुशासन से संबंधित है। ठीक है, एक कहावत है ना, नीतीश बाबू का सुशासन चल रहा है बिहार में। ठीक है, देखते हैं इस बार चुनाव भी है बिहार में, क्या होता है। ठीक है, तो आज हम क्या समझेंगे, अच्छा शासन किसे कहते हैं, सुशासन किसे कहते हैं। ठीक है, इस सब चीज के बारे में आज हम जानेंगे और इसको पढ़ने के बाद आप भी कंपैरिजन कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट के बारे में कि क्या वहां पे जो सरकार है वो गुड गवर्नेंस कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, वो सुशासन के रूप में सरकार चला रही है कि नहीं चला रही है। तो आज थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे सुशासन के बारे में। मुझे पता है कि मेरे वीडियोस जो है थोड़े से बड़े हो जाते हैं, लेकिन अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ न कुछ सीख कर जाएंगे, समझ के जाएंगे। ठीक है, रील्स में आप ठीक है 1 मिनट में देख लिए, समझ में कुछ नहीं आएगा, ना वो आपके मेमोरी में रहेगा ना। एक बात और बता दूं, जो रील्स ज्यादा देखते हैं ना उनकी मेमोराइजेशन कैपेसिटी भी कम होती है। ठीक है, आपका कंसंट्रेशन लेवल भी कम होता है। तो जब भी वीडियो देखें तो कम से कम 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा का वीडियो देखिए, वहां से आप कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। तो थोड़ा सा मेरा वीडियो बड़ा होता है, लेकिन अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगा, आप कुछ समझ के जाएंगे, सीख के जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो क्या है, सुशासन। उससे पहले हम थोड़ा सा की पॉइंट्स देख लेते हैं कि आज जब हम पूरा क्लास करेंगे तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं जिस पे हम डिस्कस करेंगे, और जब ये क्लास खत्म होगा तो उसके बाद आप क्या क्या समझ आपकी विकसित हो जाएगी, आप क्या क्या समझ लेंगे। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे अच्छे शासन से आप क्या समझते हैं, आप कैसे जानेंगे कि क्या कौन सा शासन अच्छा है, इसके बारे में जानेंगे। अच्छा, कोई सरकार सुशासन पर आधारित सरकार चला रही है या नहीं, इसके बारे में कैसे जानेंगे, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। अच्छा शासन या सुशासन की क्या विशेषता है, ठीक है, विशेषता के बारे में भी हम जानेंगे कि क्या विशेषता होती है। अच्छा शासन या सुशासन में आने वाली बाधाएं, अब ऐसा तो है नहीं कि कोई सुशासन गुड गवर्नेंस है, अच्छा शासन चल रहा है तो उसके सामने कोई बाधा नहीं आएगी, क्योंकि सोशल साइंस में समाज में अनेक प्रकार के लोग हैं, विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, तो वो समस्या तो सुशासन में भी आएगी। अच्छे शासन में भी क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। कल को मान लो आप नेता बनोगे, मिनिस्टर बनोगे या अधिकारी बनोगे, तो ये सारी चीजें भी आपको फेस करनी पड़ेगी गुड गवर्नेंस के लिए। ठीक है, एक अच्छे शासन प्रणाली में नागरिकों की भूमिका को समझेंगे कि हमारी, आपकी, हम सब की क्या भूमिका होनी चाहिए एक अच्छे शासन को चलाने के लिए, एक सुशासन को चलाने के लिए हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि सुशासन शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, सुशासन शब्द का अर्थ क्या है, क्योंकि जब तक अर्थ नहीं समझेंगे तब तक सुशासन के बारे में कैसे वो करेंगे। और हर, मान लो कोई भी नाम दिया जाता है तो उसके पीछे कुछ न कुछ कारण होता है। ठीक है, अगर आप सुशासन कह रहे हैं तो इसका कुछ न कुछ कारण है कि क्यों हम सुशासन कह रहे हैं, क्यों हम गुड गवर्नेंस, तो आप समझ में आ रहा है अच्छा शासन। सुशासन से क्या मतलब है, तो सुशासन जो शब्द है इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत शब्द से हुई है। संस्कृत शब्द में सु का मतलब होता है अच्छा, जैसे शुभारंभ। ठीक है, शुभारंभ का मतलब क्या होता है, अच्छे से आरंभ करो। ठीक है, इसी तरह से अगर हम सुशासन की बात करते हैं तो सुशासन का मतलब, सु का मतलब हो जाएगा अच्छा, उत्तम, सही या श्रेष्ठ। ठीक है, अच्छा, उत्तम, सही या श्रेष्ठ, सु का मतलब हो गया। और शासन का मतलब क्या हो जाएगा, शासन का अर्थ हो जाएगा शासन करना, राज्य चलाना, नियंत्रण करना या शासन प्रणाली। ठीक है, जो रूल करने का मेथड है उससे संबंधित है। तो अगर हम दोनों को मिलाएं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा
कि एक अच्छा शासन प्रणाली कैसे चले, एक अच्छे शासन प्रणाली की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, ठीक है, किस तरह की नीतियां, किस तरह के कानून होने चाहिए जिससे समाज में समन्वय बना हो और विकास जो है बहुत तेजी से हो। यही तो सुशासन है ना। सुशासन जहां शांति हो, दंगे ना हो, हड़ताल ना हो, ठीक है, सरकार और नागरिकों के बीच में कोई क्लैश ना हो, सरकार जो है नागरिकों की उम्मीदों पे खड़ा उतरे, यही तो सुशासन है। तो सुशासन का क्या मतलब हुआ? सुशासन का अर्थ हो गया अच्छा शासन या श्रेष्ठ और आदर्श शासन व्यवस्था। समझ में आ गया? गुड गवर्नेंस का क्या मतलब हो गया कि अच्छा शासन, नागरिकों के हित के लिए किया गया शासन, नागरिकों की भलाई के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनकी आर्थिक विकास के लिए किया गया शासन, न्याय व्यवस्था अच्छे से उनके जो शासन चल रही है उसमें न्याय व्यवस्था उत्तम कोटि की होनी चाहिए, श्रेष्ठ होनी चाहिए, किसी के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको समान अवसर मिलना चाहिए। यही सब तो है ना सुशासन का। अगर किसी शासन में इस तरह की चीजें नहीं है तो फिर सुशासन नहीं है। समझ गए? अब चलो, ये तो हो गया जनरल कि आप समझ गए। एग्जामिनेशन में अगर पूछ देगा तो आप कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए एक परिभाषा आप नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। परिभाषा में आ जाएगा, अच्छा शासन या सुशासन वह है जहां जनता की भलाई केंद्र में हो, ठीक है। सेंटर में क्या होना चाहिए? जनता की भलाई होनी चाहिए, ठीक है। और जो सरकार होगा वो क्या होगा? ईमानदार होगा, न्याय व्यवस्था वहां अच्छी होगी, समानता पे आधारित समाज होना चाहिए, ठीक है। और सरकार जो भी काम करेगी वो पारदर्शी तरीके से करेगी, ठीक है। ऐसी व्यवस्था ही सुशासन की व्यवस्था मानी जाएगी, ठीक है। अब सुशासन का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? ऐसा शासन जो अच्छा, न्यायपूर्ण, ईमानदार और जनता के कल्याण हेतु हो। अगर आपके शासन व्यवस्था से जनता का कल्याण नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि आप ये जितना भी है इसका कोई मायने नहीं है। जनता का कल्याण मुख्य होना चाहिए, नागरिक का कल्याण मुख्य होना चाहिए, सिटीजन्स का वेलफेयर मुख्य होना चाहिए, वो केंद्र बिंदु में होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहेंगे? सुशासन या अच्छा शासन। समझ में आ गया? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम ये देख लेते हैं कि कोई सरकार सुशासन पे आधारित सरकार चला रही है कि नहीं चला रही है, ये हम कैसे समझेंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि शासन का अर्थ क्या है। शासन का अर्थ यह हो जाएगा कि सत्ताधारियों द्वारा जन समान की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए और वस्तुतः सेवा उपलब्ध कराने के लिए उनकी इच्छाओं और जरूरतों को क्या करना है? पूरा करने के लिए जो शक्ति और अधिकार उनके पास है उनका क्या होना चाहिए? अच्छे तरीके से उपयोग होना चाहिए। अब आप कहोगे सर ये कैसे होगा? मान लो सत्ताधारी में कौन आ गए? नेता आ गए, आईएएस आ गए, आईपीएस आ गए, ठीक है। जितने सरकार के अंग हैं जो प्रशासन को चलाने का काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको जितना अधिकार दिया गया है, कौन दिया है ये अधिकार? हम दिए हैं। कैसे दिए हैं? संविधान बनाकर, नियम कानून बनाकर, जो हमारे द्वारा चुने हुए सांसद होते हैं, नेता होते हैं, जो सदन में बैठते हैं और वहां नियम कानून बनाते हैं, उसके तहत जो उनको क्या मिला है? शक्ति और अधिकार दिए गए हैं, उसका इस तरह से उपयोग किया जाए कि क्या हो? जनता की स्थिति क्या होनी चाहिए? बेहतर होनी चाहिए। नागरिकों की स्थिति कैसी होनी चाहिए? बेहतर होनी चाहिए। उनका विकास होना चाहिए, उनकी इच्छाओं और जरूरतों की पूर्ति होनी चाहिए। इसीलिए तो नियम और कानून बनते हैं, संविधान तो इसीलिए है ना कि उनको ये अधिकार दिया गया है, सरकार को ये अधिकार दिया गया है कि आप हमारे लिए नियम और कानून बनाइए। जो नेता सदन में बैठते हैं उनको ये अधिकार हम लोग देते हैं चुनाव के द्वारा, अपने मतदान के द्वारा, कि आप जाइए और हमारी बेहतरी के लिए क्या करिए? नियम बनाइए, कानून बनाइए, हमारा विकास करने के लिए क्या करें? रास्ते खोजिए और हमारा विकास करिए। यही तो है ना। तो शासन का मतलब क्या हो गया कि जितने सत्ताधारी हैं
वो अपने अधिकार और अपनी शक्तियों का प्रयोग किसके लिए करेंगे? वहां की जनता, हम लोग, जो हम और आप हैं, हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, हमारे विकास के लिए। और वो विकास कैसा होना चाहिए? नैतिक होना चाहिए, अनैतिक नहीं होना चाहिए, नैतिक विकास होना चाहिए। ठीक है, हमारी जरूरतों की पूर्ति होनी चाहिए। जैसे मान लो कोई बीमार है, उसको चिकित्सालय की जरूरत है, चिकित्सालय बनवाइए। सड़क है, सड़क बनवाइए, सड़क चाहिए। माल ले जाने के लिए, व्यापार करने के लिए सड़क चाहिए, रेलवे लाइन चाहिए। ठीक है, एजुकेशन के लिए विद्यालय चाहिए, स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, यूनिवर्सिटीज चाहिए, वो बनवाइए। तो ये सब क्या है? जरूरतें। भोजन चाहिए, भोजन के लिए क्या चाहिए? दाम कम हो, पैदावार ज्यादा हो, उत्पादन ज्यादा हो, किसानों का लाभ हो। ये सब कौन बनाएगा? यही सत्ता, जो सत्ताधारी होंगे वही तो बनाएंगे ना। तो समझ में आ रहा कि शासन का अर्थ क्या हुआ? अब इसका हम परिभाषा देख लेते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि शासन जो है क्या है? शक्ति, नीतियों, योजनाओं, परियोजनाओं से संबंधित है। मैंने बताया जिसका उद्देश्य क्या होता है? जिसका उद्देश्य है जीवन की परिस्थितियों को बेहतर बनाना। जीवन की जो परिस्थिति है हम सबकी, उसको बेहतर बनाने के लिए शक्ति, नीति, योजना और परियोजना बनाने का काम कौन करता है? यही शासन, जो सत्ताधारी लोग हैं वो बनाते हैं। ठीक, अब ये आप शासन और शासन की परिभाषा समझ लिए। अब हम समझते हैं सुशासन पे आधारित सरकार अब कैसे होगा? जब सरकार इस प्रकार के कार्य करे। ठीक है, जब सरकार कैसा कार्य करे? इस प्रकार के कार्य करे कि कम से कम लागत में, कम से कम लागत में अधिक से अधिक परिणाम मिले, अधिक से अधिक लोगों का क्या हो? लाभ हो, अधिक से अधिक लोगों का विकास हो, कम लागत में। ठीक है, अधिक से अधिक विकास हो, तो ऐसे ही शासन को क्या कहेंगे? सुशासन कहेंगे। ठीक है, दूसरा, शासन तब अच्छा होता है जब सरकार के निर्णय, जब सरकार कोई निर्णय लेती है और उसका कार्य दोनों पर किसका? आम सहमति हो, वैधता हो और उत्तरदायित्व पे आधारित हो। जब सरकार कोई निर्णय ले, कोई कार्य करे, तो उस पर आम सहमति होनी चाहिए, जनता की भी सहमति होनी चाहिए, जनता सहमत हो। और जब जनता सहमत होगी तभी सरकार उनकी बनाएगी, अगर नहीं होगी तो नहीं बनाएगी। अब जैसे आप कांग्रेस के समय में आप देखोगे कितना घोटाला पे घोटाला, घोटाला 2G स्पेक्ट्रम, कोयला स्पेक्ट्रम, संचार में जो था उसमें घोटाला, इतना घोटाला हुआ, जनता परेशान हो गई, सत्ता बदल दी, सरकार बदल दी। समझ गए? तो क्या इस तरह के घोटाले हो रहे हैं और इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो उसको हम सुशासन पे आधारित कह सकते हैं? नहीं कह सकते। ठीक है, तो कार्य ऐसे होने चाहिए जो कम से कम लागत पे अधिक से अधिक लोगों का फायदा हो। और दूसरा, निर्णय जो भी सरकार कार्य कर रही है उस पर आम लोगों का सहमति हो, नागरिकों की सहमति हो। ठीक है, तो वह ऐसे सरकार को हम सुशासन वाली सरकार कहेंगे। ठीक है, अब एक और चीज, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक रिपोर्ट है, ठीक है, उसने कहा कि उसमें उन्होंने बताया कि कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका अगर जवाब आपको मिल रहा है तो वो सुशासन पे आधारित सरकार होगी। कैसे? वो कहते हैं कि देखो, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या लोग शासन में पूरी तरह से भागीदारी करते हैं? जो शासन है उसमें भागीदारी लोगों की है। अब भागीदारी कैसे होगी? क्या लोग जाते हैं, मतदान करते हैं? क्या लोग अपनी राय रखते हैं? क्या उनको अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? ठीक है, यही सारी चीजें तो होंगी। अगर ये सारी चीजें हैं तो अच्छी सरकार है, अच्छा सुशासन है। ठीक है, दूसरा, क्या लोगों तक सभी सुविधाएं पहुंच रही हैं? क्या लोगों को चिकित्सा की सुविधा मिल रही है? क्या लोगों को शिक्षा मिल रहा है? क्या वृद्ध लोगों को उनकी सामाजिक सुरक्षा मिल रही है? पेंशन मिल रहा है? स्कूल और कॉलेज की व्यवस्था है वहां पे? ये सारी चीजें क्या है वहां पे? तो अगर इस तरह की सुविधाएं हैं, भोजन पर्याप्त मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, पोषण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा उस भोजन में, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो सुविधा
लोगों को मिल रही कि नहीं मिले। अगर मिल रही है, इसका जवाब अच्छा है, लोग अच्छा जवाब दे रहे हैं कि हाँ जी सारी सुख सुविधाएं हैं, सब ठीक है, अस्पताल में जाते हैं अच्छे से सब काम हो जा रहा है, इसी तरह स्कूल में जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, कोई डोनेशन नहीं देना है, सारे काम सही से हो जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे लाइसेंस बनवाने गए, लाइसेंस भी अच्छे से बन जा रहा है, कोई तो ऐसी जो चीजें होती हैं जिसमें लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है, तो और सारी सुविधाएं आसानी से मिल जाती हैं, तो उसको हम सुशासन पे आधारित कहेंगे। ऐसे क्या लोग निर्णय ले सकते हैं अथवा क्या वे निर्णय लेने वाले को उत्तरदायी बनाए रख सकते हैं? अब निर्णय लेने की क्या है क्षमता? निर्णय लेने में किसी तरह का चेक एंड बैलेंस तो नहीं है, रोका तो नहीं जा रहा, स्वतंत्र रूप से काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी चीजें। इसी तरह से क्या शासन में महिलाओं की भागीदारी है कि नहीं है, पुरुषों के बराबर महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, महिलाएं उतनी उत्सुकता से राजनीतिक रूप से सक्रिय है कि नहीं है, ये सारी चीजें भी देखनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे ही क्या गरीब और पिछड़े वर्गों की जरूरतें पूरी हो रही है कि नहीं हो रही हैं? अब उनके जरूरतों को पूरा करने के लिए रिजर्वेशन है, ठीक है, कुछ स्पेशल क्राइटेरिया रख दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। क्या मानवाधिकार की गारंटी है कि नहीं है वहां पे? क्या वर्तमान नीतियों में भावी पीढ़ियों की जरूरतों को ध्यान रखा? हमने पिछली क्लास में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा है, तो हमारी जो पीढ़ी आने वाली है, क्या उनके लिए हम कुछ छोड़ रहे हैं कि नहीं छोड़ रहे हैं, उनके बारे में कुछ सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं। हम ऐसा विकास तो नहीं कर रहे हैं कि जो आज हम कर लिए और कल धड़ाम से गिर गया। विकास ऐसा होना चाहिए जो सतत चले, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे, मिलती रहे उनको, ठीक है। तो भावी पीढ़ी के लिए हम कुछ छोड़ रहे हैं कि नहीं छोड़ रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या लोग शासन की रूपरेखा को स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अगर आम जनता शासन की रूपरेखा को स्वीकार कर रहे हैं तो ठीक है, जैसे मान लो हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है, तो हमारे यहाँ तो भाई सब अच्छा चल रहा है, लेकिन कभी कभी घोटाले हो जाते हैं तो फिर दिक्कत आ जाती है। तो सबसे बड़ा करप्शन है। अगर किसी भी सरकार में करप्शन बहुत ज्यादा है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे आगे। करप्शन पे आधारित सरकार कभी भी सुशासन पे आधारित नहीं हो सकती। तो करप्शन को कंट्रोल करना ना सबसे बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए, ठीक है। ये चीजें अब कौटिल्य के अनुसार, कौटिल्य के बारे में जानते हो आप लोग? चाणक्य जिसको कहते हैं, चाणक्य जिनको प्रशासन की बहुत गहरी नॉलेज थी, उन्होंने एक बुक भी लिखा है अर्थशास्त्र, जिसमें उन्होंने पूरा व्यवस्था बताई है सब कुछ। उसी में उन्होंने बताया है कि एक सुशासन पे आधारित सरकार कैसी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि कानून व व्यवस्था अच्छा होना चाहिए। जो भी सुशासन पे आधारित सरकार होगी वहां पे कानून और कानून का शासन होना चाहिए, कानून की व्यवस्था होनी चाहिए, और कानून से ऊपर कोई नहीं होना चाहिए। कानून, अगर किसी ने कोई गलती की है तो वो चाहे राजा हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कोई भी हो, उसको वो सजा मिलनी चाहिए। तो कानून से ऊपर कोई नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, लोक कल्याणकारी प्रशासन होना चाहिए। राजा का दायित्व है कि वो अपनी प्रजा का ख्याल रखे, प्रजा के लिए क्या करे, कल्याणकारी काम करे, ठीक है, उनकी जरूरतों का, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखे और उसके हिसाब से नीति बनाए, उसके हिसाब से परियोजना बनाए, उसके हिसाब से योजना बनाए, ताकि उनका अधिकतम लाभ हो सके, अधिकतम विकास हो सके, ठीक है। इसी तरह से न्याय व तर्क पर आधारित होना चाहिए जो निर्णय होना चाहिए, ठीक है, जो फैसले होने चाहिए, जो नीति बननी चाहिए, कोई भी फैसला हो वो किस पे होना चाहिए, न्याय पे आधारित होना चाहिए और तर्क पे आधारित होना चाहिए। उसका विश्लेषण करके सुव्यवस्थित तरीके से न्याय और तर्क पर आधारित ही योजना परियोजना बनाना चाहिए, और कानून का भी व्यवस्था तर्क पे ही आधारित होना चाहिए। कानून ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो किसी ने जितना किसी की गलती है, ठीक है, किसी ने अगर कोई जुर्म किया है, कोई अपराध किया है, तो उस अपराध के हिसाब से ही सजा का भी व्यवस्था होना चाहिए, ना कि अपराध से ज्यादा, ठीक है। तभी तो न्याय पे आधारित व्यवस्था होगा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, भ्रष्टाचार मुक्त शासन होना चाहिए। भ्रष्टाचार अगर किसी भी शासन में है तो वो सुशासन नहीं हो सकता, बेड़ा गर्क कर देगा। अब एक चीज और बताता हूं, अगर सरकार बहुत, मान लो अगर अभी की जो सरकार है, एनडीए सरकार है, इसने हर जगह पारदर्शिता लाई है, हर जगह कड़ाई कर दिया है, हर जगह व्यवस्था ऐसा करने का प्रयास किया कि भ्रष्टाचार ना हो।
लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जब सरकार इस तरह की चीजें करती है ना, तो भ्रष्टाचार तो रुकता नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार का मूल्य बढ़ जाता है। जैसे मान लो अगर आपको लाइसेंस बनवाना है, तो अगर सरकार भी भ्रष्टाचारी है तो 100 रुपए में बन जाएगा, लेकिन अगर सरकार टाइट है तो रिस्क बढ़ जाता है अधिकारियों के लिए। जो काम 100 रुपए में होना था वो 5,000 में होगा। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? भ्रष्टाचार को रोकना सरकार के लिए सबसे मतलब नाक में दम करने वाला काम है, और उससे क्या दिक्कत आ जाती है? जनता को दिक्कत आ जाती है। आपका लाइसेंस बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उसमें कुछ न कुछ ऐसा नुक्स निकाल देंगे और उसको लटका देंगे, जब तक कि आप उनके हिसाब से पैसा नहीं दोगे, क्योंकि रिस्क बड़ा है, रिस्क बड़ा है तो पैसे ज्यादा लेंगे। समझे? तो भ्रष्टाचार को रोकना बहुत टफ काम है। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा शासन या सुशासन की विशेषता के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जो भी अच्छा शासन या सुशासन पे आधारित होगा तो उसकी पहली विशेषता होगी कानून का पालन और व्यवस्था बनाए रखना। वहां पे कानून का पालन बहुत अच्छे तरीके से कराएगी सरकार, ठीक है, और व्यवस्था बनाए रखेगी। ठीक है, तो सबसे पहला कानून पे आधारित सरकार होगी वहां पे। ठीक है, लोग कानून को फॉलो करेंगे, कानून हाथ में नहीं लेंगे, और कानून सबके लिए समान होगा। ऐसा नहीं कि कोई मिनिस्टर है, कोई नेता है, कोई नेता का लड़का है तो उसके लिए कानून बदल जाएगा। ठीक है, कानून सबके लिए समान होगा और कानून पे आधारित व्यवस्था होगी। ठीक है, लोक कल्याणकारी प्रशासन होगा। प्रशासन जनता के कल्याण के लिए काम करेगा। ऐसा अब जैसे मान लो किसानों को कोई तकलीफ है तो सरकार के प्रतिनिधि कौन है? सरकार के लिए काम कौन करते हैं? आईएएस करते हैं, एसडीएम करते हैं, डीएम करते हैं, पुलिस करती है। तो जब जनता उनके पास जाए तो उनकी शिकायत को सुने, उनकी समस्याओं को सुने, उस समस्याओं का निदान करें। ये नहीं कि अब अगर आप आईएएस बन गए तो भैया आप तो राजा, ऐसा है, जबकि वो पब्लिक सर्वेंट है, हमारी आपकी सेवा के लिए है, राजा बनने के लिए नहीं है। ठीक है, हमारे और आपके टैक्स से पैसा जाता है उनको, तो हमारी सेवा के लिए है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी ऐसी चीज है ना, नौकरशाही ऐसी चीज हो गई है कि अरे राजा बनना है, ये बनना है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोक कल्याणकारी प्रशासन होना चाहिए, लोगों की सेवा के लिए होना चाहिए, लोगों की शिकायतों समस्याओं को सुनने के लिए होना चाहिए। और सरकार को ये व्यवस्था करनी चाहिए कि जो भी लोक कल्याणकारी मतलब जो भी प्रशासन है वो लोगों की भलाई के लिए, अधिकतम भलाई के लिए काम करे। ठीक है, इसी तरह से न्याय संगत व तार्किक निर्णय होने चाहिए। ठीक है, चाहे वो कोर्ट के निर्णय हो, चाहे प्रशासन के निर्णय हो, चाहे कोई परियोजना हो, चाहे कोई नीति हो, चाहे कोई कानून बनाना हो। ठीक है, उस सब पे क्या होना? सोच विचार के एनालिटिकल तरीके से बहुत विचार विमर्श करके उस पर क्या करना चाहिए? निर्णय पे पहुंचना चाहिए। तो न्याय संगत होना चाहिए ये चीज। ठीक है, इसी तरह से लैंगिक समानता होना चाहिए। ठीक है, लैंगिक समानता होना चाहिए। समानता, लैंगिक समानता का मतलब क्या है? कि लिंग के आधार पर किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबको समान अवसर मिलना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, सबको समान अवसर मिलना चाहिए पढ़ाई करने के लिए, सबको समान अवसर मिलना चाहिए एग्जामिनेशन देने के लिए, सबको समान अवसर मिलना चाहिए अपना विकास करने के लिए, सबको समान अवसर मिलना चाहिए राजनीति में आने के लिए। कोई चुनाव लड़ना चाह रहे है, भैया आ जाओ, उसको लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। किसी को आईएएस बनना है, हाँ जी आ जाओ, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। किसी को अपना बिजनेस खोलना है, उसको लाइसेंस गवर्नमेंट आसानी से देगी, भाई करो बिजनेस, लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। तो ऐसी चीज, इस लैंगिक समानता जहां पे होगी वहां पे क्या होगा? उसको आप मानोगे कि सुशासन है वहां पे। ठीक है, इसी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त शासन होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। हालांकि पूरी तरह से आप भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर सकते, ये मानने वाली बात है। सरकार कहां तक जाएगी? और भ्रष्टाचार अगर खत्म करना है तो सबसे पहले जनता को जागरूक होना पड़ेगा। ठीक है, अगर जनता जागरूक होगी तभी जाके भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। अगर सरकार ज्यादा सख्ती करती है तो भ्रष्टाचार तो खत्म नहीं होता है, लेकिन जो पैसा होता है ना, जो जहां पे 100 रुपए में काम होना चाहिए था उसका दाम बढ़ के 500 हो जाता है, 5 गुना हो जाता है। ठीक है, तो प्रयास तो सरकार करती है, लेकिन सब ईमानदार हो जरूरी नहीं है। अभी आप देखोगे जज साहब के घर पे
उत्तर प्रदेश के जज साहब थे, उनके घर पे नोटों की जली हुई पूरा का पूरा घर वो मिला है। कई आईएएस लोगों के घर घर में नोटों के भंडार मिलते हैं। तो आप कहां तक रोक पाओगे यार भ्रष्टाचार को, ठीक है। तो भ्रष्टाचार मुक्त शासन होना चाहिए, कम तो होना ही चाहिए, अगर किसी सरकार में है तो कम तो होना चाहिए, ठीक है। जन भागीदारी कितनी है, जनता कितनी भागीदारी ले रही है, किस चीज में, चुनाव में कितनी भागीदारी ले रही है, ठीक है। सरकार जो मान लो पेंशन दे रही है, चाहे किसी प्रकार की कोई सुविधा दे रही है, चाहे कोई योजना लाई है, उसमें जन भागीदारी कितनी है, कितने जनता उसमें आ रहे हैं उस चीज को लेने के लिए, उस सेवा को लेने के लिए, उस योजना में अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए या उसका लाभ उठाने के लिए कितने लोग आ रहे हैं, चुनाव में कितना मतदान कर रहे हैं, राजनीतिक व्यू रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, पॉलिटिकल व्यू रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। तो जनता की भागीदारी कितनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सुविधाओं की उपलब्धता, हर देखो सब प्रकार की सुविधा तो सरकार दे नहीं सकती है, लेकिन जो बेसिक नीड्स हैं, बेसिक नीड्स का मतलब क्या है, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था हो पा रही कि नहीं हो पा रही है, रोजगार मिल पा रहा कि नहीं मिल पा रहा, स्वास्थ्य सेवाएं हैं कि नहीं है, एजुकेशन की व्यवस्था है कि नहीं है वहां पे, ये सब बेसिक चीजें हैं। इसकी व्यवस्था सरकार कर रही है कि नहीं कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी आप देखे होगे प्रधानमंत्री जन औषधि चला रहे हैं, जो केमिस्ट है वहां पे बहुत ही कम दाम में आपको पैसे मिल जाएंगे, बहुत ही कम दाम में दवाइयां मिल जाएंगी, ठीक है। इसी तरह से एक इंश्योरेंस का कार्ड भी चल रहा है जिसमें 5 लाख रुपए तक का आपको इंश्योरेंस मिल रहा। तो सरकार इस तरह की व्यवस्थाएं कर रही है कि नहीं कर रही है, उस पर सुविधा कितनी दे पा रही है, ये भी सुशासन के लिए अति आवश्यक है। उत्तरदायित्व तो सरकार है कि नहीं है, सरकार रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं है, उनके जो कारिंदे हैं जैसे पुलिस है, आईएएस है, पीसीएस है, चाहे जो भी है, जो भी सरकारी पद पे है, वो कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना काम, अपना दायित्व, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह शासन की रूपरेखा को जनता स्वीकार कर रही कि नहीं कर रही है, जो भी शासन व्यवस्था है, जो भी वहां की नीतियां हैं, वहां की रूपरेखा है, लोकतांत्रिक है, जनतंत्र है वहां पे कि नहीं है, राजतंत्र है, क्या है, उसको जनता स्वीकार अगर कर रही है तो ठीक है, सुशासन है वहां पे, ठीक है। अगर लोकतंत्र ही है लेकिन फिर जनता उसको स्वीकार नहीं कर रही है, जनता को लग रहा है कि नहीं जी ये तो बेकार है सरकार, तो वो सुशासन नहीं हो सकता, ठीक है। गरीब और पिछड़े लोगों की जरूरतों को पूरा पूर्ति हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, मानवाधिकार की गारंटी है कि नहीं। हमारे यहाँ देखो, हमारे मूल अधिकार हैं, संविधान के भाग 3 में रखा गया है अधिकारों के बारे में, तो मानवाधिकार की गारंटी है कि नहीं है वहां पे, भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों का ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा, ये सारी चीजें आपके पॉइंट्स हैं। अगर आपसे विशेषता के बारे में कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको लिख देंगे, ये पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि अच्छे सुशासन में आने वाली बाधाएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली बाधा होती है जनसंख्या वृद्धि। देखो क्या होता है कि हर देश का, हर राज्य का क्या होता है, एक प्राकृतिक रिसोर्स होता है, संसाधन होता है, और वो संसाधन क्या होते हैं, सीमित संसाधन होते हैं। तो जब जनसंख्या बढ़ेगी वहां पे, जैसे मान लो भारत का जो भूमि है, जो लैंड एरिया है, ठीक है, जो भूभाग है, वो तो उतना ही है। अब उस पर अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या बढ़ेगी तो उसके लिए मकान बनाना पड़ेगा। तो जहां उत्पादन हो रहा था, जहां खेती हो रही थी, वहां घर बन जाएंगे। तो जब घर बनेंगे तो वहां पे जो उत्पादन हो रहा था वो तो कम हो गया, उत्पादन गिरता जाएगा, ठीक है। तो जनसंख्या का संबंध देश में उपलब्ध संसाधनों से है। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो देश की जो संसाधन है वो तो उतने ही है, तो उस पर दबाव बढ़ेगा। तो जो दबाव, जो जिस संसाधन का उपयोग करके हम आर्थिक उन्नति कर सकते थे, उसी संसाधन का उपयोग अब किसमें होने लगेगा, जनता के जरूरतों को पूरा करने में होने लगेगा। तो अगर जनता की जरूरतों को पूरा करने में लग जाएगा तो फिर हम जनता का विकास कैसे करेंगे, लोगों का विकास कैसे होगा, बाकी जो चीजें व्यवस्था करनी है, स्कूल अस्पताल, इन सब चीज की, इनकी व्यवस्था कैसे होगी, उत्पादन अधिक कैसे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये लोड बढ़ता जाता है जनसंख्या बढ़ने से। यदि देश की जनसंख्या संसाधनों से अधिक होगी तो किसी भी सरकार के लिए सुशासन स्थापित करना
मुश्किल हो जाएगा। जनसंख्या, मान लो आपके घर में कमाने वाला एक हो, बात समझना, कमा एक रहा हो और खा 10 लोग रहे हो, तो क्या लगता है कि वो परिवार कभी भी अच्छे से चल पाएगा, अच्छे से विकास कर पाएगा? इसी तरह से अगर देश में उत्पादन कम हो, देश की संसाधन कम हो और जनसंख्या, खाने वाले ज्यादा हो जाएं, तो फिर क्या होगा? कोई भी सरकार, कितनी भी अच्छा सरकार हो, कितना भी सामर्थ्यशाली सरकार हो, उसके लिए सुशासन स्थापित करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब गरीबी और बेरोजगारी मिटाने, खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पेयजल आदि की व्यवस्था करना मुश्किल हो जाएगा। जनसंख्या इतना बढ़ती जाएगी तो ये सब व्यवस्था करना सरकार के लिए भी क्या होगा? मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब थोड़ा सा कंपैरिजन देख लो। जब स्वतंत्रता हमको मिली थी उस समय देश की जनसंख्या थी 35 करोड़, वर्तमान में 100 करोड़ हो गई है, मतलब दुगुने से भी ज्यादा है। ये तो 100 करोड़ ऐसे डाटा देता हूं, हमको लग रहा है कि 150 करोड़ से भी ज्यादा होगा। तो 150 करोड़ की अगर जनसंख्या हो गई है तो उस पर संसाधन पर दबाव कितना बन रहा होगा और इससे विकास कितना प्रभावित हो रहा होगा। डेवलपमेंट, विकास का मतलब दूसरा विकास मत ले लेना, ठीक है? तो डेवलपमेंट कितना प्रभावित हो रहा होगा। तो क्या अगर जनसंख्या इसी तरह से बढ़ती रहेगी तो हम गरीबी हटा पाएंगे? क्या सबको शिक्षा दे पाएंगे? क्या सबको रोजगार दे पाएंगे? अगर जनसंख्या, देखो बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा कारण तो जनसंख्या वृद्धि भी तो है। रिसोर्स है नहीं तुम्हारे पास, रिसोर्स है नहीं, तो रिसोर्स है नहीं तो जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी होगी। शिक्षा की व्यवस्था आप देख ही रहे हो, शिक्षा। दूसरी बात, आजकल रील्स आ गए हैं, रील्स में टाइम बर्बाद हो रहा है, युवा पीढ़ी ऐसे ही जा रही है, खत्म हो रही है। 1 घंटे का लेक्चर, 1 घंटे की अगर पढ़ाई करने के लिए बोल दो तो हालत खराब हो जा रहा है, नहीं पढ़ना है, तो फिर विकास कैसे होगा? ये सब चीजें अगर रुकेंगी नहीं तो कोई भी सरकार हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी सरकार हो, उसके लिए सुशासन स्थापित करना मुश्किल हो जाएगा। सुशासन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ क्या नाम है, चोरी डकैती नहीं हो रही है और सब चीज से। सुशासन में ये सारी चीजें आती हैं, विकास, डेवलपमेंट, ठीक है, व्यक्ति का डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, ये सब चीज आता है सुशासन में। ठीक है, अब समाधान देख लेते हैं कि अगर जनसंख्या वृद्धि को रोकने के समाधान क्या है। तो सबसे पहले क्या करना होगा? जन जागरूकता फैलानी होगी, जनता को समझाना होगा कि भाई आप ज्यादा अगर प्रजनन करते हैं, ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो आपके परिवार को क्या नुकसान होगा, आपको क्या नुकसान होगा, हेल्थ पे कितना समस्याएं आएंगी। इस तरह का जन जागरूकता आपको लानी पड़ेगी। ठीक है, अब वो जन जागरूकता आएगी कैसे? शिक्षा के माध्यम से आएगी, पढ़ाई के माध्यम से आएगी, और अच्छे से पढ़ाई करोगे तभी हो पाएगा। ठीक है, सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के लिए कठोर कदम उठाने चाहिए, कानून बनाना चाहिए। ठीक है, कठोर कानून बनाना चाहिए, जैसे चाइना ने बनाया है। चाइना ने ऐसा कानून बनाया कि वहां पे अगर ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो नागरिकता ही खत्म कर देता है वो। ठीक है, तो ऐसे कुछ कठोर कदम उठाने पड़ेंगे सरकार को जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए, लेकिन कर नहीं सकते क्योंकि मूर्खों की टोली है भारत में। ठीक है, तो ये भी समस्या है। शिक्षा का प्रसार करना चाहिए। ठीक है, शिक्षा का प्रसार होगा तभी, शिक्षा के ही माध्यम से ये कंट्रोल हो सकता है, बाकी तो कोई उपाय है नहीं। लोगों की जनसंख्या नियंत्रण के लिए सहभागिता के लिए प्रेरित करें, लोगों को थोड़ा प्रोत्साहन दें, कुछ योजना लाएं, कुछ सरकारी योजना लाएं जिसमें ये व्यवस्था हो कि भाई अगर आप 1 बच्चे ही करते हैं या 2 बच्चे करते हैं तो आपको इस तरह की विशेष सुविधा सरकार के द्वारा मिलेगी। कुछ तरह का प्रलोभन देना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ के लोग समझेंगे, नहीं तो सवाल ही नहीं है। ठीक है, जनता को भी अपने कर्तव्य और दायित्व के लिए प्रति क्या होना चाहिए? वचनबद्ध होना चाहिए। हम लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि अगर इसी तरह से जनसंख्या वृद्धि होती रहेगी तो सरकार इतने संसाधन कहां से लाएगा? हम सिर्फ सरकार को दोष देकर अपनी जिम्मेदारियों से और अपने कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ सकते। हमारा भी कर्तव्य है, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम सरकार का सहयोग करें और हमारे पास जितने संसाधन हैं उसका सही उपयोग तभी हो पाएगा जब जनसंख्या का दबाव उन संसाधनों पर कम होगा।
तब हम उसको अपने विकास के लिए यूज कर पाएंगे, अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने प्रोग्रेस के लिए यूज कर पाएंगे। तो ये तो जनसंख्या पे आधारित हो गया जो समस्या है। दूसरा, हिंसा की संस्कृति। भारत में जो हिंसा की अगर संस्कृति है, कोई भी देश हो, अगर वहां पे हिंसा बहुत ज्यादा हो रहा है तो क्या लगता है वो सुशासन पे आधारित है? पाकिस्तान में आतंकवादी हैं, क्या लगता है वो सुशासन पे मर रहे हैं साले वहां पे। इसी तरह से क्या नाम है, तालिबान को देख लो, अशांत देश है, क्या वहां पे कोई निवेश करने जाएगा, कोई पैसा लगाएगा? नहीं लगाएगा। तो सबसे पहला क्या है, हिंसा की संस्कृति जो है ये भी सुशासन के लिए बाधक है। कैसे बाधक है? अगर अच्छे शासन के लिए क्या होना चाहिए, देश में शांति की व्यवस्था होनी चाहिए, देश में शांति होनी चाहिए, पीसफुल कंट्री होना चाहिए। अगर पीसफुल कंट्री है, पीसफुल स्टेट है, तो ही वहां पे सुशासन स्थापित हो सकता है। अगर वहां पे हड़तालें हो रही हैं, दंगे हो रहे हैं, आतंकवादी हमले हो रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये सब हिंसा की संस्कृति को बढ़ाने वाले हानिकारक तत्व हैं। अगर ये सारी चीजें अधिकतम होगी तो वहां पे सुशासन स्थापित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो सरकार होगा वो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास पर क्या करेगी, ध्यान नहीं दे पाएगी, ठीक है, और वहां की जो जान माल की सुरक्षा के बारे में ही चिंतित रहेगी। इसकी वजह से ये जो बाकी जो विकास करना है, आर्थिक विकास करना है, नहीं हो पाएगा, सामाजिक और राजनीतिक विकास करना है, नहीं हो पाएगा। समझ गए? तो वहां पे दिक्कतें आएंगी। तो शांति होनी चाहिए उस देश में, ठीक है। अगर कोई कंपनी है, कोई भी कंपनी क्या ऐसे देश में पैसा लगाएगी, क्या ऐसे देश में निवेश करेगी जहां पे हड़तालें हो रही हैं, दंगे हो रहे हैं, आतंकवादी हमले हो रहे हैं, बात बात पे गोली बंदूक चल रहा है? ऐसे देश में नहीं लगाएगी पैसा, ठीक है। तो वहां पे अगर पैसे नहीं लगेंगे, निवेश नहीं होगा, तो क्या होगा, आपके रोजगार का क्या होगा, शिक्षा का क्या होगा, स्वास्थ्य का क्या होगा, बाकी सेवाओं का क्या होगा? बहुत दिक्कतें हो जाएंगी, ठीक है। और उससे सुशासन प्रभावित होगा, विकास प्रभावित होगा। हिंसा की संस्कृति रोकने के समाधान क्या है? समाधान देख लेते हैं। सरकार को आतंकवादी हमले को रोकने के लिए स्पष्ट और साहसी कदम उठाने चाहिए। जबकि अभी देखो ना, मोदी साहब ने स्पष्ट कदम उठाया था, पाकिस्तान को सीधा मैसेज दिया कि बेटा अगर इधर उधर किए ना तो उड़ा देंगे, खत्म कर देंगे तुमको। ये आतंकवादी को जो तुम पालते हो और ये आके यहाँ पे दहशतगर्दी मचाते हैं, कश्मीर में जो हुआ था, इसको झेला नहीं जाएगा, ठीक है। और ज्यादा दिक्कत करेगा तो हम युद्ध के लिए भी तैयार हैं। तो इस तरह के कदम उठाने जरूरी हैं ताकि क्लियर मैसेज जाए कि हम टॉलरेट नहीं करेंगे आतंकवादियों को, ठीक है, चाहे जो भी उसको पनाह दे रहा हो। सरकार को आतंकवादी के सर्च के लिए भी क्या बनाने चाहिए, कुछ नियम कानून बनाने चाहिए, जिससे क्या हो कि पुलिस और जो सेना है ना, वो जब ऑपरेशन चलाती है तो उसमें जो आम जनता है ना, उनको ज्यादा परेशानी ना हो। ऐसा ना हो कि किसी को भी संदेह की दृष्टि से उठा लिए, उसको परेशान कर रहे हो, उसकी फैमिली को परेशान कर रहे हो, तो इससे भी उनके मन में जो है ना नफरत फैलती है देश के प्रति, देश की सेना के प्रति, पुलिस के प्रति, ठीक है। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए नियम कानून बनाने चाहिए और हड़ताल और दंगों को रोकने के लिए आपसी बातचीत और समझौते का मार्ग अपनाना चाहिए। किसी भी तरह का अगर सरकार के प्रति, चाहे किसी कंपनी के प्रति किसी तरह का कोई भी विरोधाभास है या किसी प्रकार का समझौता, मतलब किसी प्रकार का विवाद है, तो उसको कैसे निपटाना चाहिए, बातचीत और समझौते के माध्यम से निपटाना चाहिए। जब तरीके हैं, बातचीत से अगर सॉल्व हो सकता है, समझौते के जरिए सॉल्व हो सकता है, तो दंगे हड़ताल करके क्षति क्यों पहुंचाना, अपने ही देश की संपत्ति को क्यों नुकसान पहुंचाना। अभी देखो नेपाल में क्या हुआ है, नेपाल में जो अभी जो दंगे हुए हैं, ठीक है, जेनजेट जो किए हैं, अपनी ही संपत्ति को नुकसान पहुंचाए हैं, अपने देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कारखाने जला रहे हैं, संसद लूट रहे हैं, आग लगा रहे हैं। अब किसका नुकसान कर रहे हो भाई? अपना नुकसान कर रहे हो, अपने देश का नुकसान कर रहे हो। लेकिन समस्या यह है कि वहां की सरकार भी ऐसी थी, भ्रष्टाचारी हो गई थी। तो ये एक्शन, जब सरकार सुनेगी ही नहीं तो फिर इस तरह के एक्शन लेने पड़ेंगे, क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अगला
अगला देख लेते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आता है, जो अच्छे साधन की जो बाधाएं हैं, और अन्य बाधाएं में क्या क्या आ जाएंगी? असमानता आ जाएगा, कमजोर कानून व्यवस्था है, नौकरशाही की जटिलता है, जन भागीदारी की कमी है। ठीक है, अब असमानता को देख लो। असमानता में सबसे पहली असमानता क्या है कि भाई गरीबी अमीरी कितनी है, गरीबी अमीरी की असमानता है। और जहां गरीबी अमीरी की असमानता होगी वहां बाकी सारी असमानताएं अपने आप आ जाएंगी। ठीक है, इसी तरह से कमजोर कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था भी उतना सख्त नहीं है, अगर सख्त होगा तो फिर तो सारी चीजें सॉल्व हो जाती। नौकरशाही की जटिलता, नौकरशाही की व्यवस्था इतनी मतलब जटिल है कि जो आम आदमी है वो क्या ही कैसे ही वहां तक पहुंचेगा। एक बात बताओ, अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, एक डीएम से मिलना कितना मुश्किल है, एक एसडीएम से मिलना कितना मुश्किल है, समझो ना कि ये जो नौकरशाही लोग हैं इनसे मिलने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जबकि इनको इजीली मिलना चाहिए जनता से। ठीक है, इसी तरह से जन भागीदारी की कमी है। जनता जो है, अब जनता की भी इसमें गलती क्या कहें, जनता बेचारी अपना पेट पालने में लगी हुई है, उसको परिवार पालना है, ठीक है, बच्चों को पालना है, तो उतना एक्टिव तरीके से जन भागीदारी नहीं कर पाती है किसी भी पॉलिटिकल कार्यक्रम में, प्रोग्राम में। ठीक है, तो ये भी समस्या है कि जन जागरूकता नहीं है, जनता को ये पता नहीं है कि भाई हमारी भागीदारी कितनी जरूरी है। अगर हम भागीदारी नहीं करेंगे तो सरकार जो है हमारे लिए अच्छे शासन की व्यवस्था नहीं करेगी, तो ये भी ध्यान देना है। ठीक है, इसी तरह अशिक्षा और जागरूकता की भी कमी है, अशिक्षा भी है, ठीक है, जागरूकता की भी कमी है, संसाधनों की कमी और दुरुपयोग है। एक तो संसाधनों की कमी है, ऊपर से दुरुपयोग खूब हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से राजनीतिक अस्थिरता है। राजनीतिक अस्थिरता का मतलब क्या है कि जब क्या होता है कि जब सरकार को स्पष्ट बहुमत रहता है तब तो अस्थिर रहता है, लेकिन अगर स्पष्ट बहुमत नहीं है, कोलिशन में है, तो वो हमेशा कभी अस्थिर रहेगी। अस्थिर का मतलब है कि कभी भी सरकार गिर सकती है, किसी भी वजह से गिर सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी अन्य बाधाओं में आ जाती हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि क्या क्या बाधाएं हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका क्या है अच्छे शासन में, सुशासन के लिए ये कितने इंपॉर्टेंट हैं, इसके बारे में देखिए। जब से कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी क्या आया है ना, तब से पारदर्शिता आ गई है। पारदर्शिता कैसे आ गई है? किसी भी प्रकार का कोई भी जैसे मान लो सरकारी योजना आता है, ठीक है, उसका आपको सीधा लाभ मिलता है। आपको अगर लाइसेंस बनवाना है, सीधे आप कंप्यूटर में वो करो, अपना भरो, चला जाएगा, कोई भी 1 रुपए का लेन देन नहीं कर सकता। आधार के जरिए जो भी सरकारी योजना आ रहा है वो सीधे आपके बैंक में चला जा रहा है, बिचौलिया खत्म हो गए हैं। ठीक है, किसी से कोई लेना देना नहीं है, सरकार सीधे आपके अकाउंट में डाल रही है, तो इससे पारदर्शिता आ गया है। ठीक है, जवाबदेहिता आ गई है। अगर आपने कोई फॉर्म भरा है या आपने कोई शिकायत की है, कुछ भी किया है, अगर उसके बारे में अगर एक्शन नहीं हो रहा है तो संबंधित अधिकारी को तलब किया जा सकता है उसकी जवाबदेहिता के लिए कि भाई आपको इतने तारीख को इस बंदे ने एप्लीकेशन दिया ऑनलाइन, आपने एक्शन क्यों नहीं लिया, जबकि नियम यह है कि 15 दिन में एक्शन होना चाहिए। अगर वो नहीं लेता है तो उसकी जवाबदेहिता तय हो जाएगी, आपके पास प्रूफ भी रहेगा कि हमने इतने तारीख को सक्सेसफुली चीजें की हैं, लेकिन इन्होंने अभी तक एक्शन नहीं लिया। इसी तरह जनसंपर्क और भागीदारी भी बढ़ रही है। अब जनता जो है जागरूक होती जा रही है क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। ठीक है, तो जनता की भागीदारी भी बढ़ रही है और जनसंपर्क भी बढ़ रहा है। कोई भी छोटी सी घटना स्प्रेड हो जाती है, फैल जाता है एकदम जनता बीच में, तो इसी के जरिए फैलता है। सेवाओं का त्वरित उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, जितनी सेवाएं हैं आपको बटन दाबना है, मिल जाएगा। क्या जी? अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेना है जी, ऑनलाइन फॉर्म भर दो। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी में नाम गलत हो गया है, नाम करेक्शन कराना है, ऑनलाइन करवा लो। ठीक है, इसी तरह से कोई अपॉइंटमेंट लेना है चिकित्सालय में जी, ऑनलाइन ले लो, ठीक है, अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। तो कितना चीजें,
चाहे पीडीएस बनवाना है, राशन कार्ड बनवाना है, और आधार कार्ड बनवाना है, वोटर आईडी कार्ड बनवाना है, कुछ भी बनवाना है, आपको सीधे पोर्टल पे जाना है, भरना है, और एक टाइम लिमिट होता है, कितने दिन के अंदर आपको मिल जाएगा और आपकी वो सेवा उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई हैं। इसी तरह से अगर हम देखें, सूचना का अधिकार है, आपको सूचना का अधिकार है। ठीक है, आपको सरकार से कोई सूचना लेना है, या आपके आवेदन पे कोई एक्शन नहीं हुआ है, तो उसके बारे में सूचना लेना है, तो आप वो सूचना ले सकते हैं। सूचना का अधिकार है आपको। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन है। निगरानी और नियंत्रण रख सकते हैं उस पे। ठीक है, जो भी आपको सरकार है पूरी तरह से निगरानी और नियंत्रण रख सकता है सारे कार्यालय पे, क्योंकि सारा का सारा काम किस पे हो गया है, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित हो गया है। ई गवर्नेंस हो गया है। अधिकांश सरकार जो है अपनी सारी योजनाओं को किस पे ला रही है, पोर्टल पे ला रही है, और वहां से आप उसकी सेवाएं ले पा रहे हैं। तो सब ई गवर्नेंस पर आधारित हो गई हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, सुशासन के लिए अच्छी है कि बुरी है? अच्छी है, क्योंकि सारी की सारी आपको पारदर्शिता दे रही है, जवाबदेहिता दे रही है, कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये जो चीजें हुई हैं वो अच्छी हुई हैं। ठीक है, आगे की कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो हमने भी डिस्कस किया है उसी पर आधारित ये क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, लिखिए, लिखने का अभ्यास करिए। ठीक है, और जो भी बाकी क्वेश्चंस होंगे जब आपका एग्जाम आएगा, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूरे चैप्टर से करवा दूंगा, कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। लिखने का प्रयास करने के लिए मैं ये क्वेश्चन देता हूं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्व करिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।